बच्चों आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। बच्चों अगर आप कक्षा 9th में हैं, विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th विज्ञान और अध्याय इसमें 15 है, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये जुलाई में सेट 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये अध्याय भी आएगा और पहला पाठ भी आएगा बच्चों। तो अगर आपने पहला पाठ नहीं किया तो आपके ऊपर लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आप पहला पाठ कर सकते हैं, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपका है, आपकी तैयारी के लिए है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो इसमें देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चों इससे पहले अभ्यास के और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करवा चुके हैं और आपको वीडियो मिल जाएगी, ऊपर लिंक दिया गया है या इस वीडियो के अंत में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो वहां जाके आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस अध्याय के कर लेना। तो हमें भोजन प्राप्त होता है, हमें भोजन बच्चों पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है। ये तो इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, पौधों से भी भोजन मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है। दूसरा प्रश्न है, वृहद पोषक तत्वों की कितनी संख्या है। वृहद का मतलब मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जो अधिक मात्रा में हमें पोषक तत्व चाहिए, तो वो 6 पोषक तत्व होते हैं जो वृहद पोषक तत्व होते हैं बच्चों, जो पेड़ पौधों को भी चाहिए और जीव जंतुओं को भी चाहिए बच्चों। तीसरा प्रश्न है आपके पास, तीसरे प्रश्न में देखिए क्या है बच्चों, इसमें है आपके पास, हरे पौधे के गलने सड़ने से खाद बनती है। कौन सी खाद बनती है? हरित खाद बोलते हैं उसे, जो पेड़ पौधों को गला सड़ा के बनाई जाती है खेतों में। चौथा प्रश्न है, ब्रोलर को पाला जाता है। तो ब्रोलर को केवल मांस के लिए पाया जाता है। ये मुर्गी फार्म जो होते हैं वहाँ पे ब्रायलर पाले जाते हैं, वो केवल मांस के लिए पाले जाते हैं। और कुछ जहाँ पे अंडे भी होते हैं तो वो दूसरी टाइप की अंडे देने वाली मुर्गियाँ अलग होती हैं बच्चों। तो ब्रायलर तो केवल मांस के लिए ही पाले जाते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, ताज़े पानी वाली मछली नहीं है। यानी इनमें कौन सी मछली ऐसी है जो ताज़े पानी में नहीं होती, यानी समुद्री पानी में होती है, तो वो है टूना मछली। कौन सी है? टूना। कटला, मिलीटस और रोहू, ये तीनों जो है साफ़ पानी में मिलती हैं। केवल टूना मछली जो है वो हमें मिलती है समुद्री इलाकों में, लवणीय जल में। फिर है छठा प्रश्न है बच्चों, मधुमक्खी शहद बनाती है। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मकरंद से या पराग से। फूलों से मकरंद चूसती है, उससे फिर शहद बनता है। सूडान एक फसल है। सातवां प्रश्न है, सूडान जो है एक चारा की फसल होती है, पशुओं के लिए जो चारा उगाते हैं, तो सूडान एक पशु की चारे की किस्म है बच्चों। उसके बाद है आपके पास 8वां प्रश्न है बच्चों। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं, रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल जो है अलसी होती है, यानी ये रबी की फसल वो फसल होती है जो गेहूं के साथ सर्दियों में उगाई जाती हैं। तो अलसी भी होती है उस समय, सरसों भी होती है, मटर भी होती है। तो उड़द जो होते हैं वो रबी की फसल नहीं है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मूंग, पटसन, ढैंचा फसलें कहलाती हैं। तो ये हरी खाद वाली फसलें होती हैं बच्चों। ये फसलें जो होती हैं खेतों में इसलिए उगाई जाती हैं। ढैंचा है, जैसे पटसन है, मूंग है, ये मिट्टी को उपजाऊ बना देती हैं, हरी खाद बनती है इनसे। उसके बाद है आपके पास प्रश्न बच्चों, 10वां प्रश्न है, खेत में फसलों को विशेष पैटर्न के आधार पर बोने को कहते हैं। यानी जब फसलों को एक विशेष पैटर्न के आधार पे जब बोया जाता है तो उसे हम बोलते हैं
अंतर फसलीकरण। अंतर फसलीकरण यानी हम फसलों को इस हिसाब से बोते हैं कि हमें गेहूं के बाद खेत में क्या उगाना है, चावल के बाद या धान के बाद क्या उगाना है। तो इस तरह से ये फसलीकरण होता है। अंतरा फसलीकरण यानी फसलों में अंतर देने के लिए अलग अलग फसलें उगाते हैं। फिर है मुर्गी की देसी नस्ल है। तो मुर्गी की जो देसी नस्ल है बच्चों वो एसिल है। एसिल जो है देसी नस्ल है। वाइट लेग हॉर्न ये भी देसी है। आइलैंड रेड ये भी, और ILS 82 ये भी विदेशी हैं सभी। केवल एब जो ऑप्शन है वो सही है, ये देसी नस्ल है। फिर उसके बाद है आपके पास अलवणीय मछली है। अलवणीय का मतलब साफ पानी में रहने वाली मछली है। कौन सी मछली है बच्चों? टूना मछली जो है साफ पानी में अलवणीय जल में पाई जाती है। फिर उसके बाद है कार्बनिक खेती में उपयोग किया जाता है। तो कार्बनिक खेती में बच्चों जैविक खाद को उपयोग करते हैं। कौन सी खाद को? जैविक खाद को। फिर उसके बाद है 14वां प्रश्न है आपके पास बच्चों, दाल देने वाले पौधे मृदा में बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बच्चों दाल देने वाले पौधे, क्योंकि उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव होते हैं, जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। फिर है 15वां खरपतवारनाशी नहीं है। तो खरपतवारनाशी जो है 2,4-DB है, MPCA है, ब्यूटाक्लोर भी है, लेकिन मैलाथियोन नहीं है खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी दवाइयाँ वो होती हैं बच्चों जो घास फसलों में उग जाता है उसको ख़त्म करने के लिए स्प्रे किया जाता है उस दवाई का। तो हमारे देश में संकर प्रजनन के लिए गायों की चयनित विदेशी नस्ल है। तो जो संकर प्रजनन से जो नई नस्ल आई हुई है गायों की तो वो है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस है बच्चों। साहिवाल, फ्राइसवाल और करन फ्राइस तो ये संकर प्रजनन की नहीं है, ब्राउन स्विस है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास अगला प्रश्न, मुर्गे का औसत वजन 4 से 5 किलोग्राम होता है जबकि मुर्गी का औसत वजन 3 से 4 किलोग्राम होता है। यानी मुर्गी का वजन कम होता है, मुर्गे का ज़्यादा वजन होता है बच्चों। फिर है 18वां प्रश्न, खरपतवार पर निर्वहन करने वाली मछली, यानी ऐसी कौन सी मछली है जो खरपतवार को खाती है? तो ये है ग्रास कॉर्प। ग्रास कॉर्प नामक मछली है जो, ये ग्रास का मतलब घास होता है, ये घास को खाती है बच्चों। फिर है आपके पास अगला प्रश्न है, यूरिया एक उर्वरक है। तो यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजनी उर्वरक होता है ये। फिर आगे प्रश्न है 20वां प्रश्न आपके पास बच्चों, तो 20वें में क्या है? मिश्रित उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक कौन सा है? NPK। NPK मिश्रित क्यों है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है, P पोटास भी है, K यानी P फास्फोरस भी है और K पोटास भी है बच्चों। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 इसमें होते हैं पोषक तत्व, इसलिए इसे मिश्रित कहेंगे। फिर है अच्छे अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है? तो अच्छे अंडे देने वाली नस्ल है HH 260। HH 260 मुर्गी की नस्ल है जो अच्छे अंडे देती है। फिर है 22वां प्रश्न आपके पास बच्चों, निम्नलिखित में किस में कार्बन पाई जाती है? तो कार्बन जो होता है प्रोटीन में भी है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स में भी है, वसा में भी, तो उपरोक्त सभी में कार्बन पाया जाता है। फिर है फसल उत्पादन में वृद्धि का कारण लिखें। तो फसल उत्पादन में वृद्धि का कारण है हरित क्रांति। हरित क्रांति हुई थी जो फसल उत्पादन में, उससे फसल में उत्पादन बढ़ा था। श्वेत क्रांति दूध की क्रांति बोलते हैं। नील क्रांति जो है मछली की क्रांति है, मछलियों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, ठीक है। और ये जन क्रांति तो अलग है, जैसे लोगों ने कोई क्रांति कर दी, जैसे 1857 की क्रांति थी बच्चों। तो ये हरित क्रांति जो है फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी इसके कारण। फिर उसके बाद है
हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या जीवन यापन के लिए निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है बच्चों। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जो खेती बाड़ी करके कृषि करके अपना गुजारा करते हैं। फिर है खरीफ की फसलें किस ऋतु में उगाई जाती हैं। खरीफ की फसलें जो हैं वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं बच्चों। खरीफ की वर्षा ऋतु में और रबी की फसल सर्दी में उगाई जाती है। निम्न में से किसे प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इनमें उड़द में भी प्रोटीन होता है, चने में भी, मटर में भी, यानी जो दालें होती है ना उनमें प्रोटीन होता है, इसलिए ये उपरोक्त सभी आ जाएगा आपका आंसर। फिर 27वां प्रश्न है आपका बच्चों, चारा प्रदान करने वाली फसलें जो हैं बरसीम भी होती है, जई भी होती है, मक्का भी। तो ये सारी की सारी जो हैं उपयुक्त सभी चारा प्रदान करने वाली फसलें हैं बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास 28वां प्रश्न, तो देख लेते हैं। रबी की फसलें किस ऋतु में उगाई जाती हैं। ये मैंने ऊपर बता दिया था, शीत ऋतु में उगाई जाती है, सर्दियों में होती है। तो रबी की फसल का समय क्या है बच्चों, नवंबर से अप्रैल, यानी अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। फिर उसके बाद है 30वां प्रश्न, पौधों को खनिज तत्व मिलते हैं। तो पौधों को खनिज तत्व कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं बच्चों। ठीक है, पानी और मिट्टी यानी दोनों के मिश्रण से मिलते हैं। तो पानी में घुले हुए होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद है 31, बोने किस्म के पौधे अच्छे होते हैं अनाज के लिए, यानी जिन पौधों से हमें अनाज चाहिए, जैसे गेहूं की फसल होती है, चावल की फसल है, धान की है, मक्का की फसल है, तो इनके पौधे जितने छोटे होंगे, बोने होंगे, उतना ज़्यादा उनसे अनाज उत्पादन होता है बच्चों। फिर है पौधे को पानी से प्राप्त होता है। पौधों को पानी से प्राप्त क्या होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है पानी में, क्योंकि पानी का सूत्र होता है बच्चों H2O। तो इसमें हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं पानी से बच्चों। फिर 33वां प्रश्न है बच्चों, उर्वरक बढ़ावा देते हैं। उर्वरक जो होते हैं वो जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं बच्चों, जल प्रदूषण को भी, और मिट्टी मृदा प्रदूषण भी करते हैं वो। अगर मृदा प्रदूषण आए तो वो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि उर्वरक जो होते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी को बंजर करते हैं। उससे अच्छा है आप खाद डालें, गोबर की खाद डालें, हरी खाद डालें, तो वो ठीक है। पौधों में रोग फैलाते हैं। पौधों में रोग फैलाते हैं बच्चों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों में रोग फैलाते हैं। फिर 35वां प्रश्न है बच्चों, अंतर फसलीकरण का उदाहरण है। अंतर फसलीकरण का उदाहरण है जैसे सोयाबीन के बाद मक्का बोना है, या इन दोनों को आप इकट्ठा बो सकते हो, मक्का और उसके अंदर सोयाबीन भी बो सकते हो। फिर है प्रमुख खरपतवार है, तो गोखरू भी खरपतवार होता है, गाजर घास भी खरपतवार होता है, बथुआ भी खरपतवार होता है। तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे बच्चों ये, यानी घास होता है जो फसलों के साथ, उसे खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायनों को क्या कहते हैं, शाकनाशी या खरपतवारनाशी। शाकनाशी या खरपतवारनाशी भी आ जाता है कई बार ना। फिर उसके बाद है आपके पास 38वां प्रश्न देख लेते हैं। अनाज को खराब करने वाले अजैविक कारक, अजैविक यानी जीव जंतु नहीं होते उसमें, तो ये तापमान भी होता है, दाब भी होता है, नमी भी होते हैं, तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे। ठीक है, फिर है दूध देने वाले पशु कहलाते हैं दुधारू पशु या डेयरी पशु बोलते हैं इन्हें, यानी डेयरी खोली जाती है ना गाय भैंस की, तो उसे डेयरी पशु कहते हैं बच्चों। फिर 40वां प्रश्न है आपके पास, मोम या शहद की प्राप्ति के लिए किसको, मधुमक्खियों को पालते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं उसको। फिर उसके बाद है आपके पास मछलियाँ, पॉर्न और मोलस्कों को आर्थिक महत्व के लिए पालना कहा जाता है। तो मत्स्य पालन होता है, जो मछलियाँ हैं, मछलियों को अपने धन के इनकम के लिए पालते हैं, तो उसे मछली पालन या मत्स्य पालन कहते हैं बच्चों। फिर है अनाज को
भंडारित करते समय उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए बच्चों? उसमें 14% से कम की नमी होनी चाहिए। जो गेहूँ हम टंकियों में डालते हैं तो उसमें नमी जो है 14% से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो वो ख़राब हो जाएगी गेहूँ। फिर उसके बाद है भारतीय मधुमक्खियों की नस्ल का क्या नाम है? एपिस सेरना। एपिस सेरना जो है भारतीय मधुमक्खियों की नस्ल है बच्चों। फिर है कवचीय मछली कौन सी है? तो कवचीय मछली झींगा मछली जो होती है उसमें कवच पाया जाता है उसके शरीर में, इसलिए उसे कवचीय मछली कहते हैं। फिर उसके बाद है निम्नलिखित कौन सी फसल मिश्रित फसल नहीं है? मिश्रित फसल जैसे जौ और चना, इनको हम इकट्ठे बो सकते हैं। ठीक है, गेहूं और चने को भी इकट्ठा बो सकते हैं, कपास और मूंग को भी इकट्ठा बो सकते हैं, लेकिन सोयाबीन और मक्के की जो है ये अंतर फसलीकरण फसलियाँ हैं, यानी एक के बाद दूसरी बोई जाती है ये। तो सोयाबीन और मक्का जो है मिश्रित फसल नहीं है बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का बच्चों, तो इसको देख लेते हैं। ये आया हुए भी हैं प्रश्न, देखिए तो ये देख ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो इसमें देखिए आप